राजा दाहिर की मृत्यु के बाद सिंध का संघर्ष तुरंत समाप्त नहीं हुआ। राजधानी और अन्य प्रमुख नगरों में प्रतिरोध अलग अलग स्तर पर जारी रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी विजय को स्थायी बनाने के लिए केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने पर भी ध्यान दिया। उसने प्रमुख नगरों में सैनिक टुकड़ियां तैनात की, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया और कर व्यवस्था को पुनर्गठित करना शुरू किया। कुछ स्थानीय शासकों और सरदारों ने परिस्थितियों को देखते हुए संधि स्वीकार की, जबकि अन्य ने प्रतिरोध जारी रखा। समकालीन और बाद के स्रोत इस अवधि का अलग अलग वर्णन करते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि सिंध पर अरब नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित हुआ, न कि एक ही युद्ध के बाद पूरे क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार हो गया। सिंध की सामाजिक संरचना भी विविध थी। यहाँ हिंदू, बौद्ध और विभिन्न स्थानीय समुदाय रहते थे। इसलिए नए प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि इतने विविध समाज का शासन संभालना भी था। कई स्थानों पर स्थानीय प्रशासकों को उनके पदों पर बने रहने दिया गया, बशर्ते वे नई सत्ता को स्वीकार करें और निर्धारित कर का भुगतान करें। इससे प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने में सहायता मिली। दूसरी ओर अरब सेना भी लगातार सावधानी बरत रही थी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि वे अपने मूल केंद्र दमिश्क और इराक से हजारों किलोमीटर दूर थे। इतनी दूर तक सेना को बनाए रखना आसान नहीं था। रसद, घोड़ों के लिए चारा, हथियारों की आपूर्ति और सैनिकों की संख्या बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। इसके अतिरिक्त सिंध का मौसम, नदियां और भूगोल भी उनके लिए नए थे। इसलिए प्रत्येक सैन्य निर्णय सोच समझकर लिया जा रहा था। इस बीच उमैयद प्रशासन को लगातार ये समाचार भेजे जा रहे थे कि अभियान सफल रहा है और सिंध के महत्वपूर्ण भागों पर नियंत्रण स्थापित किया जा चुका है। यह विजय उमैयद खिलाफत के लिए प्रतिष्ठा का विषय थी, क्योंकि इससे उनका साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा तक पहुंच चुका था। लेकिन इसी समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने था। क्या अब अरब सेनाएं सिंध से आगे बढ़कर पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लेंगी? पहली नजर में इसका उत्तर हां प्रतीत हो सकता था। आखिर वे कुछ ही दशकों में फारस, सीरिया, मिस्र और मध्य एशिया जैसे विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। परंतु भारत की परिस्थितियां इन सभी क्षेत्रों से अलग थीं। यहां कोई एक सम्राट नहीं था जिसे हराने के बाद पूरा देश जीत लिया जाए। भारत अनेक शक्तिशाली राज्यों का समूह था। यदि एक राज्य पर आक्रमण होता तो आगे दूसरे राज्य की सेना सामने खड़ी मिलती। पश्चिम में राजस्थान की उभरती शक्तियां थीं। उत्तर भारत में कन्नौज का प्रभाव था। दक्षिण पश्चिम में चालुक्य साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और आगे बढ़ने वाले प्रत्येक मार्ग पर नए शासकों का सामना करना पड़ता। यही कारण था कि सिंध की विजय के बावजूद पूरे भारत पर तत्काल अधिकार स्थापित करना अत्यंत कठिन था। मोहम्मद बिन कासिम स्वयं भी आगे के अभियानों की तैयारी कर रहा था, लेकिन इतिहास ने उसके लिए एक अप्रत्याशित मोड़ तैयार कर रखा था। उमैयद खिलाफत की राजनीति में परिवर्तन होने लगे। सत्ता संघर्ष और प्रशासनिक बदलावों का प्रभाव दूर स्थित प्रांतों पर भी पड़ा। इन्हीं घटनाओं के बीच मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने का आदेश जारी किया गया। उसके जीवन और मृत्यु को लेकर विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत अलग अलग विवरण प्रस्तुत करते हैं। कुछ मध्यकालीन कथाएं अत्यंत नाटकीय घटनाओं का वर्णन करती हैं, जबकि आधुनिक इतिहासकार उन्हें पूरी तरह विश्वसनीय नहीं मानते। अधिक सावधानी से देखा जाए तो इतना निश्चित कहा जा सकता है कि उसे वापस बुलाया गया और शीघ्र ही उसका जीवन समाप्त हो गया, जिसके बाद सिंध में अरब प्रशासन का नेतृत्व नए अधिकारियों के हाथों में चला गया। लेकिन एक व्यक्ति के चले जाने से अभियान समाप्त नहीं हुआ। उमैयद शासन की महत्वाकांक्षा अभी भी जीवित थी। सिंध उनके नियंत्रण में था, परंतु उससे आगे का भारत अभी भी स्वतंत्र था। अगले कुछ दशकों में अरब सेनाएं कई बार सिंध से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी, लेकिन इस बार उनका सामना केवल एक सीमांत राज्य से नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की उन शक्तियों से होगा जो उनके विस्तार को चुनौती देने के लिए तैयार थीं।
यही वह अध्याय है जहां भारतीय इतिहास में नए नायकों का प्रवेश होता है और जहां से अरब विस्तार की गति पहली बार गंभीर रूप से रुकने लगती है।